मायके में रहती ननद। ये कहानी सिर्फ सिंघानिया परिवार की नहीं है, उस हर घर की है जिस घर में सास और बहू की ना चलती हो, पर चलती हो तो उस शादीशुदा ननद की, जिसकी यूं तो शादी हो चुकी है पर ससुराल को छोड़कर वो हर वक्त अपने मायके में ही हुकूमत चलाना चाहती है। ऐसे हर घर की, जिस घर की सास उस घर की सास नहीं बल्कि ननद बन जाती है। और एक ननद का अपने मायके में इंटरफेयर करना, ये आम से दिखने वाली आदत इतने बड़े मसले तक पहुंच जाती है जिसका कोई अंतर पार नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह से स्नेहा इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालती है। स्नेहा अपने ससुराल में अपनी सास, ससुर और पति के साथ रहती थी। उसकी शादी सिंघानिया परिवार में यही कहकर करवाई गई थी कि पूरे घर में वो इकलौती बहू रहेगी। मुश्किल से एक ननद है जिसकी शादी हो चुकी है। कहाँ एक साल में कभी वो एक बार अपने घर आएगी, बाकी समय तो स्नेहा की ही चलनी है। पर यहाँ उसकी ननद यानी कि नंदिनी आए दिन ही उसके ससुराल में बैठी रहती थी। स्नेहा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी नंदिनी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है नंदिनी दीदी आई हैं। अभी परसों ही तो अपनी ननद के लिए कचौड़ियाँ बना रही थी तू, आज फिर से तेरी ननद आ गई। इसके सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या इसे? यहाँ तू एक दिन के लिए अपने मायके आ जाए तो तेरे ससुराल वाले फ़ोन करने लग जाते हैं और इसे कुछ नहीं कहता कोई। अब क्या बोलूँ मम्मी, मम्मी जी ही कुछ नहीं कहती और मैं छोटी होकर कुछ बोलूँगी तो ठीक नहीं लगेगा। अच्छा चल मम्मी रखती हूँ फ़ोन। रसोई से बाहर निकलकर स्नेहा हॉल में आती है। ओहो, मैं कह कर गई थी कि पर्दे मंजू कर्टेंस वालों से ही लेना। ये तो वहाँ के फैब्रिक है ही नहीं, और ब्लू कलर के पर्दे कौन लगाता है स्नेहा? इसकी छोड़ो मम्मी, ये तो मेरी सुनती ही नहीं। तुम्हें तो समझना चाहिए था। वो मेरे जिठानी के मायके वालों की दुकान है। अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने घर के पर्दे किसी और दुकान से ले लिए तो बेकार में मेरे ससुराल में क्लेश हो जाएगा ना। ससुराल को संभालना कितना मुश्किल है तुम जानती हो मम्मी। स्नेहा का क्या है, वो तो यहाँ अकेली है, आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं। मेरे तो सास ससुर है, जिठानी है, नंदे हैं, सबका देखना पड़ता है। ये तो बैठे बैठे टेंशन वाली बात हो गई। पर ये पर्दे तो मैं लेकर ही नहीं आई दीदी, ये तो पापा जी लेकर आए। उनके दोस्त के दुकान की ओपनिंग थी ना, अब जाएंगे तो कुछ तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए बस 2 पर्दे लेकर आ गए। अब घर के सारे पर्दे भी चेंज करने बाकी हैं, वो पर्दे आप ले आइएगा। ठीक है, बेकार में मेरा मूड कितना ख़राब हो गया। कितने अच्छे मन से आई थी मैं। अच्छा हाँ, मैं ये कहने आई थी मम्मी कि यहाँ के पास के अपार्टमेंट में ना 40 लाख रुपए में एक फ़्लैट मिल रहा है। मैं तो कहती हूँ एक लेकर बुक कर दो। अरे बेटा क्या ज़रूरत है, हम मिलाकर मुश्किल से 4 लोग हैं, उसमें भी 2 घर हो जाएंगे। 2 लोग यहाँ रहेंगे, 2 लोग वहाँ रहेंगे। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मेरा तो सौरभ एक ही है। वो सच है मम्मी, पर एक और घर रहने से फ़ायदा भी तो रहता है। वो फ्लैट मेरे ससुराल से पास भी पड़ेगा। तुम जानती हो ना मेरे ससुराल में कितने प्रॉब्लम्स है। अरे इतने पूरे घर में एक कमरा आया है मेरे हिस्से में। अब तुम्हारा फ्लैट रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे तो जॉइंट फैमिली के घर में बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, कम से कम अपनी नानी घर जाकर सुकून से पढ़ तो पाएंगे। अब मुझे ना इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है बेटा। रात को तू सौरभ और अपने पापा से इस बारे में बात कर लेना। रात को सौरभ और राकेश दुकान से घर आते हैं। पास में बिल्डिंग की खुदाई हो रही है मम्मी, मैं सोच रहा था तुम्हारे नाम पर एक प्रॉपर्टी लेकर रख दूं, उसमें किराएदार लगवा देंगे। फ्यूचर में अगर तुम्हें पैसे की कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम उस फ्लैट को बेचकर कैश उठा सकती हो। यहाँ फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है सौरभ? मैंने अपने ससुराल के पास एक बिल्डिंग देखी है, बनी बनाई तैयार है, उसी में ले लेते हैं फ्लैट। खुदाई के समय फ्लैट लेने से 5 लाख का अंतर आ जाता है दीदी। बने बनाए बिल्डिंग में फ्लैट लोगे तो 35 का 40 लाख ले लेगा। अभी हमें तो कोई अर्जेंसी है नहीं, मैं तो बस फ्यूचर का सोच कर फ्लैट लेने की सोच रहा था। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, जिसे जो करना है करो। तुम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, वहाँ पर न जाने कितने लोग मरे होंगे। बिल्कुल ख़राब ज़मीन है। पहले वहाँ जो घर था इतना कुसुगना था कि पूरा ख़ानदान ही मिट गया। वही फ्लैट लेकर अपना ख़ानदान भी सिमटवा लेना तुम। इस तरह की बातें बोलकर नंदिनी सभी के मन में डर पैदा कर देती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे छोड़ देना बेटा, 5 लाख ऊपर ही लगेंगे, पर घर में सुख शांति तो रहेगी। नंदिनी जिस बिल्डिंग में कह रही है उसी बिल्डिंग में ले ले फ्लैट तू।
अगले दिन सुबह स्नेहा जब पेपर पढ़ रही थी तो वो देखती है कि उसकी ननद की ससुराल के पास की बिल्डिंग में अजीब व गरीब हरकतें होने की न्यूज़ छपी है। मम्मी जी देखिए तो ये क्या न्यूज़ आई है। दीदी जिस बिल्डिंग में फ्लैट लेने की बात कर रही है ना, वहाँ के लोगों ने न्यूज़ दी है कि उन्हें वहाँ किसी के होने की आहट महसूस होती है। सभी लोग अपने फ्लैट छोड़ कर वहाँ से जा रहे हैं। नहीं मम्मी, हमें वहाँ फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ये सब दकियानुसी बातें हैं मम्मी, भूत भूत कुछ नहीं होता। और ऐसी कौन सी ज़मीन है जिस पर कोई मरा ना हो? इतना सोचेंगे तो ले लिया फ्लैट फिर। ये सुनते ही स्नेहा का दिमाग घूम जाता है। कल अपनी बात मनवाने के लिए नंदिनी ने जिस कारण को सबके सामने रखा था, आज अपने फायदे के लिए वो उसी कारण को गलत बता रही थी। इतनी जालसाजी। कल तो कह रही थी कि ज़मीन अच्छी होनी चाहिए और आज ये सारी बातें दकियानुसी हो गई। कितनी मतलबी है दीदी। कैसे अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने सबको मैनिपुलेट कर दिया। इट्स सो रॉन्ग। अब तू किस ख्याल में खो गई स्नेहा? लगता है आजकल टीवी बहुत देखती है ये मम्मी। अरे तेरे भले के लिए कह रही हूँ स्नेहा, ये फ़ोन चलाना कम कर। इसी कारण तेरे सर में दर्द होता होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी मैं? हाँ ठीक ही कह रही है नंदिनी तू। स्नेहा तेरे सर में दर्द रहता है ना बेटा, तो अब से फ़ोन मत चलाया कर। ला अपना फ़ोन मुझे दे दे, जब तुझे काम होगा तो मुझसे ले लेना। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मैंने कहा ना मेरा चश्मा टूट गया है इसलिए मेरे सर में दर्द रहता है। आप बिना कुछ जाने दूसरों की बातों में आना बंद कर दीजिए। अच्छा, इतना कुछ कह ही दिया है तो ये भी बता दे कि मम्मी किसकी बातों में आ रही है। और ऐसा क्या बोल दिया मम्मी ने जो तू इतनी सी बात पर उन पर चढ़ी जा रही है? आप तो मुझे मत ही सिखाइए दीदी। बाकी सभी आपकी बात में आ सकते हैं पर मैं नहीं। हमारे घर में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और अपना घर संभालिए आप। और उसी वक्त इत्तेफाक से सौरभ अपने घर आता है। दरवाजे पर सौरभ को आता देख नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। घर से जाने को कह दिया तूने, मैं घर आई तुझे भाती नहीं ना। मैं स्नेहा किसी ने ठीक ही कहा है, शादी के बाद लड़की का मायका उसके लिए पराया घर हो जाता है। मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ पर सबको खटकती हूँ ना। ठीक है, अब से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। ये मत सोचना स्नेहा कि मैं तेरे लिए अपना मन खट्टा करके जा रही हूँ। ना ना, तू तो बच्ची है। ये घर तो पहला तेरा ही है। मेरा क्या है, चली जाऊंगी पर मेरा आशीर्वाद हमेशा सौरभ पर रहेगा। अपनी बहन को रोता देख सौरभ भागते हुए अंदर आता है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? ये तुम्हारा घर है दीदी, तुम क्यों जाओगी कहीं? क्या बात हुई मुझे बताओ। स्नेहा बेचारी आए दिन सर पकड़े बैठी रहती थी। मुझे लगा फ़ोन के कारण उसके सर में दर्द होता होगा, इसलिए बस मैंने कह दिया कि बेटा ज़रा कम फ़ोन चला। ये बात उसे बुरी लग गई। अरे मुझे 2 बात सुना देती तो मैं सुन भी लेती, पर मम्मी पर चिल्लाने लगी। मुझसे ना ये सब नहीं देखा जाता सौरभ, और मैं जानती हूँ ये उसकी गलती नहीं है। दिन भर फ़ोन चलाने के कारण किसी का भी दिमाग चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी स्नेहा। तुमने दीदी को क्या कुछ नहीं बोला, पर अब भी वो तुम्हारी ही साइड ले रही है। सॉरी बोलो दीदी को। तुम्हें मेरी कसम दीदी, अगर तुमने यहां से जाने की बात भी की तो मैं किसी को सॉरी नहीं कहने वाली। आप अपने मायके में रहिए दीदी, मैं अपने मायके में रह लूंगी। बेचारी स्नेहा बर्दाश्त करती भी तो कितना। उसे साफ साफ नंदिनी के 2 चेहरे दिख रहे थे जो उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। गलती सहती सहती स्नेहा आखिर फटकार बोल ही पड़ती है, पर इसमें भी नंदिनी सबके सामने अच्छी बन जाती है और बुरी बन जाती है स्नेहा। पर अब स्नेहा क्या करेगी? अपने मायके चली जाएगी या अपनी ननद को उसकी गलती का एहसास दिलवाएगी या कोई नया रास्ता अपनाएगी? इस कहानी के पिछले भाग में हमने सिंघानिया परिवार की बहू स्नेहा का डिलेमा देखा। बेचारी स्नेहा एक बहुत अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश किया करती थी, पर उसकी शादीशुदा ननद आए दिन ही उसके ससुराल में आकर बैठ जाया करती। और इतना ही नहीं, वो घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपना बड़ापन दिखाती और अपनी मर्जी के खिलाफ अपने मायके में कुछ भी होने नहीं देती थी। स्नेहा पहले तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर एक दिन अपनी ननद के ये 2 मुँहे चेहरे को देखकर वो चिड़चिड़ा कर बोल पड़ती है। स्नेहा और नंदिनी के बीच में बहस हो जाती है, पर नंदिनी थी बड़ी होशियार। वो दरवाजे से सौरभ को आता देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अभी आगे अपनी बहन को रोता देख सौरभ भागते हुए अंदर आता है। क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या?
ये तुम्हारा घर है दीदी, तुम क्यों जाओगी कहीं? क्या बात हुई मुझे बताओ। स्नेहा बेचारी आए दिन सर पकड़े बैठी रहती थी। मुझे लगा फ़ोन के कारण उसके सर में दर्द होता होगा, तो मैंने बस कह दिया कि बेटा ज़रा कम फ़ोन चला। ये बात उसे बुरी लग गई। अरे मुझे 2 बातें सुना देती तो मैं सुन भी लेती, पर मम्मी पर चिल्लाने लगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता सौरभ, और मैं जानती हूँ कि ये उसकी गलती नहीं है। दिन भर फ़ोन चलाने के कारण दिमाग चिड़चिड़ा हो ही जाता है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी स्नेहा। तुमने दीदी को क्या कुछ नहीं बोला, पर वो अब भी तुम्हारी साइड ले रही है। दीदी को सॉरी बोलो स्नेहा, और तुम्हें मेरी कसम दीदी, अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं किसी को सॉरी नहीं कहने वाली। आप अपने मायके में ही रहिए दीदी, मैं अपने मायके में रह लूंगी। ये कहकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। तुम सही कहती थी मम्मी, शुरुआत में ही मुझे इन चीज़ों को रोकना चाहिए था, पर मैं सहती गई और दीदी की हरकतें बढ़ती गई। 1 हफ्ते में शायद मुश्किल से वो 2 दिन अपने ससुराल में रहती होगी। अब सच कहूँ मम्मी, वो 7 दिन भी यहाँ रहे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर ये क्या बात हुई कि मैं ये ना पहनूं, वो ना पहनूं, ये ना करूं, वो ना करूं, सब कुछ उनकी मर्जी से होने लगा है। तो बस अब वही इस घर में रहे, मैं अपने घर में रह लूंगी। मैं आ रही हूँ मम्मी। ये तेरा घर है बेटा, मैं तुझे कभी यहाँ आने से मना नहीं करूँगी, पर अब तेरी शादी हो चुकी है। तेरा पहला घर तेरा ससुराल ही है। कब तक भागेगी बेटा? लड़ना सीख। हर मुश्किल से बचने का एक रास्ता ज़रूर होता है, वो रास्ता खोज। तेरे यहाँ आकर बैठ जाने से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। उल्टा तेरी ननद सौरभ और समदन जी को भटकाती रहेगी और तेरा बसा बसाया संसार बिखर जाएगा। जाना ही है तो अपनी ननद के ससुराल जा। अपनी ननद के जेठ को राखी बांधती है ना तू, तो वो भी तो तेरा मुंह बोला भाई ही है। जा अपने मायके। हाँ, मैं समझ गई मम्मी, आप कहना क्या चाह रही हैं। अब तो मैं अपने मायके ज़रूर जाऊंगी। हाथ में बैग लिए स्नेहा अपने कमरे से बाहर आती है। स्नेहा को देखते ही नंदिनी ड्रामे करने शुरू कर देती है। तू कहाँ जा रही है बहू? अरे मम्मी क्यों टेंशन लेती हो, अपने मायके जा रही है स्नेहा। रोज़ तो दिन में 3 बार उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है, पर आज आंटी जी का कोई कॉल नहीं आया। लगता है उनकी तबीयत खराब है, उनसे ही मिलने जा रही होगी। स्नेहा, उन्हें हमारा नमस्ते कहना। हाँ ओह अच्छा, तब ठीक है, जा बहू, पर शाम तक आ जाना। हाँ। स्नेहा कुछ नहीं कहती और सीधा अपने घर से निकलकर अपनी ननद के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननद की जेठानी फर्श पर पोछा लगा रही है और उसकी सास सब्जियां काट रही है। अरे दीदी आप आइए बैठिए। भाभी, आप मुझे दीदी मत कहा कीजिए, मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ। पर ओहदे में तो आप बड़ी है ना दीदी, ननद की पदवी हमेशा बड़ी ही होती है। आपसे ना कोई नहीं जीत सकता भाभी। वैसे आप क्यों पोछा लगा रही हैं? ये काम तो दीदी। अब क्या बोलूँ स्नेहा दीदी, शादी के तुरंत बाद ही नंदिनी ने कहा था कि रसोई वो नहीं संभालेगी, बाकी झाड़ू पोछा कपड़े माँ की सेवा करना ये सब कर लेगी। तो मैंने खुशी खुशी तीनों टाइम रसोई की जिम्मेदारी ले ली। पर अब वो यहाँ रहती कहाँ है? आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। आए दिन अपने मायके जाकर बैठ जाती हैं। मेरी शादी को आज 9 साल हो गए और इन 9 सालों में मैं बस 2 बार ही अपने मायके जा पाई हूँ। अब नंदिनी घर पर रहे तब तो मैं अपने मायके जाऊँ। माँ पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर मैं मायके जा भी नहीं सकती। घर में अगर कोई काम वाली रख दूँ तो नंदिनी आती ही काम वाली से झिक झिक शुरू कर देती है। तो दीदी यहाँ भी किसी को जीने नहीं दे रही है। मैं वैसे इसी सिलसिले में आप दोनों से बात करने आई थी। आंटी जी, दीदी इस घर की बहू है, इस घर के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, पर वो ना अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभा रही है ना अपने मायके की, और उनके कारण अपने ससुराल में एक काम वाली की तरह हो चुकी थी मैं, इसलिए मुझे यहाँ ना पड़ा। दीदी को अगर ठीक करना है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। चिंटू भैया को मैं राखी बांधती हूँ, उस हिसाब से ये मेरा मायका हुआ। तो नंदिनी दीदी अगर अपने मायके में बैठ सकती है तो मैं भी अपने मायके में बैठ सकती हूँ। अब ये अदला बदली उसी दिन होगी जिस दिन नंदिनी दीदी अपने ससुराल को अपना ससुराल समझेगी। वाह बेटा, तू तो मेरे घर मसीहा बनकर आई है। मेरी बहू अपने मायके में भी क्लेश का कारण बन रही होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। हद है नंदिनी, तुझे जो समझ आता है कर, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तो फिर आप मेरी कही मानिए और इन सब्जी को छोड़िए और जाकर आराम कीजिए, रसोई मैं संभालूंगी।
स्नेहा को तो अपने पूरे ससुराल को संभालने की आदत थी। वो आते ही सीधा ससुराल में चली जाती है, पर स्नेहा की गैर मौजूदगी में उसके ससुराल में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि नंदिनी तो रसोई में जाने वालों में से थी नहीं। अरे मम्मी, रात के खाने का समय हो गया, पापा और सौरभ आते होंगे, ज़रा स्नेहा को फ़ोन करो। ममता स्नेहा को फ़ोन लगाती है। अरे बहू, मैंने तुझे कहा था ना शाम तक लौट आना। समधन जी की तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मम्मी जी बिल्कुल सही समझा आपने। आपकी समधन के घर में ही हूँ मैं, श्यामा आंटी के घर में। हाँ, अकेले काम कर करके ज़रा थकी हुई थी वो। अब दीदी तो आए दिन आपके पास आ जाती है, तो श्यामा आंटी पर घर का सारा बोझ आ जाता है। मैंने सोचा जैसे नंदिनी दीदी हमारे घर बेटी होने का फ़र्ज़ निभा रही है, आपका ध्यान रख रही है, तो फिर रसोई की चिंता करने की मुझे ज़रूरत क्या है। और मैं यहाँ आ गई श्यामा आंटी के घर। मुझे लगता है 1 हफ़्ता तो मुझे लग ही जाएगा मम्मी जी। अच्छा, आप ना अपना ध्यान रखिएगा। अब स्नेहा भी सीख गई थी नंदिनी की बोली, और उसने ऐसी बोली बोली जिससे ममता रह गई शोक में। अपने मायके में नहीं है, वो तेरे ससुराल गई है। कह रही थी 1 हफ्ते बाद लौटेगी। दिवाली सर पर है, ऐसे में अपने ससुराल के सारे काम छोड़कर कोई जाता है क्या मम्मी? हाँ बेटा, और उसने तो कहा कि नंदिनी दीदी है तो मुझे कैसी चिंता, तुझ पर ही सब कुछ छोड़ कर गई है। जा बेटा, अपने पापा और भाई के लिए खाना बना ले। अपने मायके में आकर आराम फरमाने वाली नंदिनी को आज रसोई में जाना पड़ता है। ये तो हद हो गई, वो उठ उठ कर मेरे ससुराल जाती रहेगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? मम्मी से तो कुछ होता नहीं, कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा, बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे दीदी, रोटी। हाँ हाँ, लाती हूँ। बेटा, कल के नाश्ते के लिए याद से चने भिगो कर रख देना, और छोले भी। कहाँ ममता, तू भी। नंदिनी को तो डोसा पसंद है ना, वो तो हमेशा कहती है स्नेहा डोसा बना, डोसा बना। कल डोसे का ही प्लान कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो घोल बनाकर फ्रिज में रख दे, रात भर में उसमें खमीर आ जाएगा। ये कहाँ फंस गई मैं? रात का खाना पूरा हुआ नहीं कि नाश्ते के बारे में सब सोचने लग गए। इससे कम काम तो मैं अपने ससुराल में करती हूँ। आधा जेठानी कर लेती थी, आधा मम्मी जी, और यहाँ तो सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। इस तरह रोते रोते 1 हफ्ता पूरा हो जाता है। मम्मी, अब तो 1 हफ्ता हो गया, बुला लो ना अपनी बहू को, फिर मैं भी तो अपने ससुराल जाऊँ। ममता स्नेहा को कॉल लगाती है। कब आएगी बहू? 1 हफ्ता हो गया। मम्मी जी, अब तो अगले साल ही लौटूंगी मैं। क्या? इसके बाद क्या हुआ होगा ये पता नहीं, कि मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती। नंदिनी अपना सामान बांधकर फौरन अपने ससुराल पहुंच जाती है, और इस दिन के बाद उसे कभी भी हिम्मत नहीं होती कि बिन बात के अपने मायके आकर बैठ जाए, क्योंकि जैसे वो अपने मायके जाकर अपना रौब दिखाना शुरू करती, स्नेहा अपना बैग पैक कर लेती, और इस तरह समझदारी से स्नेहा 2 घरों को टूटने से बचा लेती है।